हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी शुरू किए हैं। ये वीडियो हमारा ऑल हिंदी मीडियम मतलब जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उन सब के लिए हमारा ये वीडियो अवेलेबल है। तो क्लास 12 फिजिक्स में आप लोग जानते हैं 70 नंबर की पूछी जाएगी। 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल वाला होगा, वो आपके विद्यालय या कॉलेज से मिलेगा। 70 नंबर की पूरी थ्योरी होती है। तो प्यारे साथियों, पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि आपके क्लास 12 फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक का था, कौन कौन से यूनिट पूछे जाएंगे और कितने नंबर का है। तो प्यारे साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला है स्थिर वैद्युतिकी, ये 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। दूसरा है विद्युत धारा, ये 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। अगला है तीसरा यूनिट है, ये प्यारे साथियों ये सब यूनिट है। तो मान लेते हैं UNIT यूनिट पहला, ये यूनिट दूसरा है, ये यूनिट तीसरा है, ये यूनिट चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये यूनिट आठवां। तो फिजिक्स में आपके 8 यूनिट हैं। तो विद्युत धारा 7 नंबर का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 16 नंबर का, विद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का, प्रकाश की प्यारे बच्चों 13 नंबर का, प्रकाश की वैद्युत प्रकृति 4 नंबर का, नाभिकीय भौतिकी 6 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक्स 12 नंबर का। टोटल प्यारे बच्चों जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये 70 नंबर का आएगा। तो हमको इसी 70 नंबर का पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर थ्योरी का वीडियो प्लस जितने आंकिक क्वेश्चन है अर्थात जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके भी वीडियो हम लोग एनसीईआरटी का आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो प्यारे साथियों हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला यूनिट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा आप लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर इसके आगे थोड़ा डिटेल्स बताएं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं यूनिट प्रथम स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा देखिए किन किन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कूलाम का नियम के बारे में। वैज्ञानिक कूलाम ने आवेश के संबंध में आवेशों के बीच बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं, उन कितना वैद्युत बल लगता है उसी को बताने के लिए कूलाम साहब अपना नियम दिए हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक अगला टॉपिक, हम लोग इसमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। फिर एक पार्ट इसमें हम लोग वैद्युत विभव के बारे में देखेंगे, वैद्युत विभव के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर उसी में एक गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है, उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट एक पार्ट होता है धारिता तथा संधारित, इसके बारे में। तो ये मुख्यतः 6 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों के बारे में हम लोग प्यारे साथियों चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। वैसे हम पहले आवेश से चर्चा करेंगे, लेकिन आवेश को चर्चा करने से पहले कुछ और देखते हैं। आगे चल के जब आप लोग भौतिकी को डिटेल से पढ़ेंगे तो भौतिकी का प्यारे साथियों खंड है जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो प्यारे साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्यारे साथियों 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला भाग है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा पार्ट है गतिक भौतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब थोड़ा यहां देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रो और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था में। क्या प्यारे साथियों स्थिर अवस्था में।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, अर्थात इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में क्या करते हैं हम लोग, स्थिर अवस्था में वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कोई आवेश है, वो जो प्यारे साथियों आवेश है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में रुका रहेगा जब वो आवेश स्थिर रहेगा। मान लेते हैं कि ये आवेश है, अभी आप आवेश के बारे में बताएं क्या होता है। मान लेते हैं ये आवेश है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो ये आवेश रुका रहेगा। तो रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आवेश रुका रहेगा तो क्या क्या इसके अंदर गुण है, क्या क्या ये आवेश बनाएगा, उसके बारे में लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट है, ये सब मतलब इन सब पार्टों में हमारा आवेश रुका है, तो उसी में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। रुके हुए आवेश में वैद्युत क्षेत्र होता है पढ़ेंगे, रुके हुए आवेश में वैद्युत विभव होता है, उसी सहायता से गॉस प्रमेय, धारिता तथा संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक खंड में प्यारे बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एट रेस्ट रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन बताएं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्थिर वैद्युत की। दूसरा पार्ट देखिए प्यारे साथियों, गतिक भौतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब आप लोग समझ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। डायनेमिक्स मतलब होता है एट मोशन, डायनेमिक मतलब होता है प्यारे साथियों एट मोशन। गतिक अवस्था में इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं गतिक भौतिकी अर्थात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और थोड़ा सा यहां ध्यान से आप लोग समझिए, जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वहां क्या क्या होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र प्यारे साथियों, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव ये सब होगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करे, गति करे, तो ध्यान दीजिए दो प्रकार से गति करेगा, यह हम लिखते हैं। आवेश जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो एक समान वेग से गति करेगा, एक समान वेग जिसे बोलते हैं कांस्टेंट वाला, एक समान वेग से गति करेगा तो क्या होगा, तब वहां उत्पन्न होगी वैद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन रुका रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव ये सब। अगर गलती से हमारा चार्ज चल दे और वो भी एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और आप लोग जानते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वस्तु एक समान वेग से चलती है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है प्यारे बच्चों वो जीरो होता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक समान वेग से चल गया तो उसमें उत्पन्न होगी वैद्युत धारा, और क्या वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और प्यारे बच्चों उसके साथ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक समान वेग से गति करेगा अर्थात उसका एक्सीलरेशन शून्य होगा, तो उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और देखिए, और हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या देखें हम लोग, अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश एक समान वेग से गति करेगा अर्थात उसका एक्सीलरेशन शून्य होगा, तो उसमें वैद्युत धारा होगी, वैद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों अब सुनिए, अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात जो हमारा आवेश है, हमारा आवेश असमान वेग से गति करे, कैसे प्यारे बच्चों, असमान वेग से। और जानते हैं जब वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो उत्पन्न होता है, पैदा होता है क्या चीज, एक्सीलरेशन।
A0 इक्वल टू 0। अगर असमान वेग है प्यारे बच्चों, उस समय एक्सीलरेशन शून्य नहीं होगा, अर्थात उसमें एक्सीलरेशन होगा। इसी को बोलते हैं हमारा आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति, एक्सीलरेट मोशन करता है प्यारे बच्चों। तो जब एक्सीलरेट मोशन करेगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। वैद्युत कहें या विद्युत, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और हम लोग अब देखें, इन सभी से आपको हम लोग फिजिक्स के पहले खंड के बारे में देखते हैं। तो अगर हमारा आवेश एट रेस्ट में रहेगा तो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी का पूरे खंड पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, संधारित्र, धारिता, गॉस की प्रमेय। अगर वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन कर जाए तो वैद्युत धारा पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र तो पढ़े ही है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। अगर वही आवेश असमान वेग से गति कर जाए, अर्थात त्वरित गति कर जाए, हमारे चार्ज में एक्सीलरेशन उत्पन्न हो, तब प्यारे साथियों उसमें अतिरिक्त चीज पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये जिन पार्टों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट में, टोटल चीजों के बारे में। एक बार आप लोग इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग एक एक कंसेप्ट आपको डिटेल समझाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज का हिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज शब्द, वैद्युत ये आवेश शब्द आया कहां से, उसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम इतिहास में देखें तो सर्वप्रथम आवेश नहीं बोला गया था। 600 ईसा पूर्व, लगभग 2600 वर्ष पहले ग्रीस देश के यूनानी दार्शनिक थेल्स साहब ये देखें कि जब अंबर नामक पदार्थ को फनालेन, रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये जो अंबर नामक पदार्थ है ना, ये अपने द्रव्यमान से बहुत छोटे कणों को, मतलब जिनका अंबर का जितना टोटल मास है, अपने मास की तुलना में बहुत छोटे कणों को ये अपने तरफ खींच रहा था। ये बात उन्होंने लोगों को बताया, लेकिन इनके बातों पर कोई विश्वास, मतलब विश्वास किए हैं, लेकिन इनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब लोग उस समय जादू जैसा हो रहा था। देखिए, अगर हम जैसे अंबर को, अंबर एक पदार्थ है और फनालेन, रेशम या बिल्ली खाल से रगड़ेंगे और ये अंबर किसी दूसरे पदार्थ की तरफ खींचे लगे तो एक जादू जैसे लगता था। तो उस समय लोग यही जानते थे ये कोई जादू है। लेकिन जैसे जैसे भौतिक विज्ञान का समय बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आधुनिक भौतिकवाद की तरफ बढ़ते गए, धीरे धीरे इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते गए। अब सुनिए, अब देखिए, और उसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही प्यारे बच्चों अंबर होता है। आप समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द ही प्यारे साथियों ग्रीक भाषा की, ग्रीस भाषा के शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, अंबर। और हिस्ट्री में देखते हैं, 2600 वर्ष पहले की बात है और लगभग 1000 साल बाद, लगभग सन 1600 ईस्वी में, उस समय जादू जैसी चीज को वो लोग जानते थे जादू जैसी चीज है, बस अंबर जो टुकड़ों को खींच रहा है ये जादू जैसा है बस। लेकिन 1000 साल बाद इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि अंबर की बात, जैसे अंबर छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा था, वैसे अंबर की बात सीसा, चमड़ा, गंधक और एबोनाइट जैसे पदार्थ भी अपने द्रव्यमान से कई गुना कम द्रव्यमान वाले छोटे छोटे पदार्थ को अपनी तरफ खींचने लगे थे। यह बात उन्होंने दुनिया के सामने बताया डॉक्टर गिलबर्ट साहब और प्रयोगों द्वारा। फिर देखिए आगे क्या हुआ।
फिर उससे लगभग 64 साल बाद 1664 में टॉमसन ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया ये जो खींचने वाला गुण है ना, इस गुण को वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये रहा प्यारे साथियों हिस्ट्री। अब आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा कि चार्ज है क्या। फिर एक बार देख लीजिए इतिहास में 600 ईसा पूर्व लगभग 26 वर्ष पहले ग्रीस देश के यूनानी दार्शनिक थेल साहब देखे कि जब अंबर को फलाने या रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो अंबर नामक पदार्थ मतलब कि कागज जैसे या छोटे पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब भी अंबर होता है। उससे 1000 साल बाद लगभग 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा साक्ष्य किया जैसे अंबर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही सीसा, चमड़ा, गंधक भी क्या करते हैं, एबोनाइट, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। बाद में 1664 में टॉमसन ब्राउन ने यह बताया ये जो खींचने वाला गुण है ना, इस गुण को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक नाम दिया। आप थोड़ा इस हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब आवेश के बारे में हम लोग और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परमाणुओं के बारे में बताते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, कण परमाणु से बनते हैं। तो परमाणु कैसे, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिकों का मानना है, अर्थात मानना नहीं, हो भी मतलब होता ही है, जो परमाणु होते हैं, परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में दो मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के बाहर कई वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां हम लिख भी देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होता है प्यारे साथियों, चक्कर लगाता है। परमाणु को वैद्युत उदासीन माना जाता है। उदासीन परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यह होता है जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और देखिए प्लस और माइनस आवेश में आकर्षण बल लगता है, ये आगे आप हम चर्चा करेंगे। जैसे वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के में स्थित कोई दो पिंड के बीच एक बल कार्य करता है, वैसे दो आवेश के बीच, दो चार्जों के बीच भी एक बल काम करता है जिसे वैद्युत बल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे न्यूटन साहब बताएं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ऐसे हम आगे आप चर्चा करेंगे, दो चार्ज के बीच लगने वाला वैद्युत बल भी उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि दूरी कम तो बल ज्यादा, दूरी ज्यादा तो बल कम। समझिए इस कंसेप्ट को। देखिए पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से कम दूरी पर होगा, दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। फिर और कक्षा में बढ़े, दूरी थोड़ा और बढ़ी तो बल और कम हुआ। बढ़ते बढ़ते जब लास्ट वाले कक्षा में गए तो नाभिक से लास्ट वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच की दूरी ज्यादा है। जब उनके बीच की दूरी ज्यादा है ऑटोमेटिक फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी वाले कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उन पर नाभिक द्वारा पकड़ अर्थात नाभिक द्वारा आकर्षण बल ज्यादा कम होता है। समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे वो नाभिक से दूर होंगे अर्थात दूरी ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, कम होगा।
जैसे हम लोग के समाज में होता है, जैसे नाभिक को अगर हम लोग गार्जियन माने, तो जिन गार्जियन के संपर्क में उनके बच्चे होते हैं, अर्थात तो गार्जियन के जितने करीब होते हैं, गार्जियन और उन बच्चों के बीच में क्या होता है, ज्यादा बल लगता है और वो बच्चे बेकार नहीं होते, क्योंकि गार्जियन की नजर उन पर होती है। और जो बच्चा गार्जियन से दूर होता है वो गार्जियन की पकड़ से बाहर होता है, अर्थात गार्जियन और उस बच्चों के बीच फोर्स कम लगता है। फिर वो बच्चा क्या होगा, वो गार्जियन की पकड़ से बाहर होगा और वो बच्चा बेकार हो जाता है। तो बच्चा अच्छा रहे तो गार्जियन के पकड़ में रहे, अर्थात बल ज्यादा लगे। तो वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, दूरी ज्यादा, बल कम लगेगी। आप समझिए, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दिया जाए, बाहर से ऊर्जा दे दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए या इसको किसी वस्तु से रगड़ दिया जाए, रगड़ने से बाहरी वाली कक्षा का ऑटोमेटिक क्या टेंपरेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ने से ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ही अतिरिक्त ऊर्जा मिली ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा, बाहर। यही से आवेश का कंसेप्ट आया। अब समझिए, जैसे प्यारे बच्चों हम सोडियम 11 की बात करें, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1, बाहरी वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो सोडियम 11 की बात करें, देखिए इसमें 3 कक्षाएं भी हैं, तो पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, -11, और नाभिक में क्या है, 11 प्लस है। समझिए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जब प्यारे साथियों निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और 11 - 10 बराबर +1 बचेगा। अर्थात जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस परमाणु पर धनात्मक आवेश हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले 11 था, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बचेगा, हाँ नाभिक में प्लस रहेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले -11 था, एक और आ गया -12, अब आ गया -1। जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे प्यारे बच्चों तो उस पर होगा ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन जाने पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन आने पर क्या, ऋणात्मक आवेश। ये ऐसे भी आप मान सकते हैं, ये मेन कंसेप्ट है। जब आपके दिमाग में आएगी अच्छा किसी वस्तु पर धनावेश है तो समझ जाना उस पदार्थ से और परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और किसी पदार्थ पर अगर ऋणात्मक आवेश है तो समझ जाना उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आधिक्य होगा। तो धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश होने पर इलेक्ट्रॉन की आधिक्य होगा। तो ये परमाणु सिद्धांत है, ये हमारा परमाणु कहता है। अब इसी के विषय पर हम लोग आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, आवेश क्या होता है। आइए पहले साथ तो कुछ कंसेप्ट और देखते हैं। तो किसी परमाणु या किसी पदार्थ को आवेशित करने में भूमिका कौन निभाता है, इलेक्ट्रॉन। पहले साथ एक सवाल ये होता है कि क्या प्रोटॉन से जाने से, प्रोटॉन के आने जाने से क्या परमाणु या पदार्थ हमारा आवेशित नहीं होगा, होगा। समझिए 11 माइनस है, 11 प्लस है। अब क्या होगा, अब एक प्रोटॉन निकाल दे रहे हैं तो -11, जब एक प्रोटॉन जाएगा तो +10 बचेगा, आंसर आएगा माइनस। अगर किसी परमाणु से एक प्रोटॉन निकाल दे तब भी तो देखिए उस पर ऋणावेश हो गया, और एक प्रोटॉन ला दे, -11 पहले था और +11 और एक और ला दे +12, आंसर आया +1। मतलब यार बच्चों, अगर एक प्रोटॉन चला जाएगा तो माइनस आवेश, एक प्रोटॉन आ गया तो प्लस आवेश। इलेक्ट्रॉन उल्टा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता तो प्लस आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो माइनस आवेश। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझिए कि एक प्रोटॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसकी अपेक्षा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के हमको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी निकल जाता है। अब प्रोटॉन तो निकलेंगे लेकिन एनर्जी ज्यादा। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है,
इसको मान लेते हैं हमको, या इस पे मान लेते हैं कि ग्रीन कलर का कपड़ा लगवाना है। एक मिस्त्री इस कपड़े को लगाने के लिए मान लेते हैं 100 रुपये हमसे ले, और उसी सेम कपड़े को लगाने के लिए एक मिस्त्री है जो हमसे सिर्फ 20 रुपये ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये देंगे तब भी कपड़ा लगेगा, 20 रुपये देंगे तब भी कपड़ा लगेगा, लेकिन अब दोनों काम सेम है, दोनों कपड़ा सेम है, तो हम चुनाव किसका करेंगे प्यारे बच्चों, 20 रुपये का। बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहां होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी, प्रोटॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी। इस वजह से हम लोग आवेशन की घटना में जब आवेशित किसी वस्तु करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन नहीं। अब आइए आपको आगे दिखाते हैं। और देखते हैं, अब आवेश के बारे में और चीज देखते हैं। जैसे एक वस्तु A है और एक दूसरी वस्तु B है, दूसरी वस्तु B। अगर इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे में प्रवेश करता है। समझिएगा, थोड़ा हम किसके बारे में चर्चा करें, हम थोड़ा आवेशन आपको बताना चाहते हैं। आवेशन, चार्जेशन, हम आपको आवेशन बताना चाहते हैं कि आवेशन होता क्या है। जब दो कुचालक पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे में जाता है, यह घटना ही कहलाती है चार्जेशन, आवेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, क्योंकि जब हम रगड़ते हैं तो बाहरी वाले कक्षा की क्या होगी, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से बाहरी कक्षा एनर्जी बढ़ेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा दूसरे में। अब रही बात इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे और इलेक्ट्रॉन प्रवेश किस में करेगा, तो एक वर्ण होता है कार्यफलन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसका कार्यफलन ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन सेकंड केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। किसी पदार्थ की, जो पदार्थ होते हैं, किसी पदार्थ की निश्चित, मतलब चलिए निश्चित लिख देते हैं, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है। समझिए, वर्क फंक्शन क्या है, किसी पदार्थ की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या, कार्यफलन। यह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा हर पदार्थ के लिए फिक्स होती है। अब दो, बस हमको क्या हो, जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हैं, मान लेते हैं ये मार्कर पेन, ये हाथ में दोनों रगड़ रहे हैं। अब जब रगड़ रहे हैं तो क्या होगा, बाहरी कक्षा में देखिए ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से ऊर्जा बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अब इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, जिसका कार्यफलन कम होगा उससे निकलेगा, और जिसका ज्यादा होगा उसमें क्या करेगा। जैसे हम समझे कि दो पहलवान लड़े तो उसमें जीतेगा कौन, जिसकी ताकत ज्यादा होगी, और हारे कौन, जिसकी ताकत कम होगी। तो वैसे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा जिसकी ताकत कम होगी, जिसका कार्यफलन कम होगा, और जीतेगा कौन, अर्थात प्रवेश किस में करेगा, जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा। बस वही कंसेप्ट आप यहां समझ सकते हैं। अब थोड़ा आवेशन क्या है, परिभाषा ले लीजिए। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यह घटना आवेशन कहलाता है, यह घटना
आवेशन कहलाता है। ये प्यारे साथियों आवेशन। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम थोड़ा और डिटेल बताते हैं। आइए अब थोड़ा हम और कुछ आपको बताते हैं। जैसे आवेशन में अभी आपको एक भ्रम होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि किसका कार्यफलन कम है और किसका कार्यफलन ज़्यादा है। तो जब आप लोग सेकेंड फिजिक्स पढ़ेंगे ना, जब आपको हम सेकेंड फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें कई धातुओं का निश्चित न्यूनतम क्या होता है, एनर्जी दी होती है, वो बताएंगे। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को और मजबूती से समझने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत श्रेणी। इसमें भौतिकविदों ने कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ करके और देखा कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। अगर इस सीरीज को आप याद कर लिए तो आप चुटकी में ही बता सकते हैं कि कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा और कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब हमको इस टाइम बस ये भी जानना है, बाकी डिटेल आपको सेकंड में जब वर्क फंक्शन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। तो सीरीज में क्या क्या हम सीरीज लिखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, फनालेन, फलानेल, लाख, लाख, कांच, रेशम, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक और गंधक, एबोनाइट, एबोनाइट। अगर आपको नीचे ना दिखे तो आप एबोनाइट उधर समझ सकते हैं। तो ये हम 9 पदार्थों की श्रेणी बना दी है। इसका फायदा क्या आप समझिए। इस श्रेणी में किन्हीं भी 2 पदार्थों को जब आपस में रगड़ेंगे तो इस श्रेणी में जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे बिल्ली की खाल और लास्ट में एबोनाइट, एबोनाइट पे माइनस चार्ज है। बिल्ली की खाल और एबोनाइट को रगड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थित वैद्युत श्रेणी में बिल्ली की खाल ऊपर है और एबोनाइट नीचे है। तो जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो नीचे होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अर्थात बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन देगी और एबोनाइट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस सीरीज को याद करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज देखिए, बिल्ली खाल, फलाने और लाख को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास कांच आता है। हमारे आंख के सामने हम कांच खूब देखे हैं। और सबसे नीचे अगर हम लोग गंधक और एबोनाइट को छोड़ दें तो हमारे पास आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। इन तीनों पदार्थों को छोड़ करके कांच को किसी से रगड़ें, व्हाइट बोर्ड से रगड़ दे, बाल से रगड़ दे, शरीर से रगड़ दे, मतलब जितने पदार्थ, लकड़ी से रगड़, किसी भी पदार्थ से अगर हम कांच से रगड़ दें या किसी पदार्थ को कांच से रगड़ दें तो पक्का तो क्या होगा, तो कांच इलेक्ट्रॉन देगा। अर्थात कांच को जब किसी पदार्थ से रगड़ेंगे, जिससे रगड़ेंगे उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश हो जाएगा और कांच पे हो जाएगा धनात्मक आवेश। और नीचे प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक को गंधक और एबोनाइट को छोड़ करके, प्लास्टिक को गंधक और एबोनाइट को छोड़ करके दुनिया में किसी भी पदार्थ से रगड़िए, प्लास्टिक सदैव उसका इलेक्ट्रॉन लेगी। अर्थात प्लास्टिक पर ऋणावेश होगा और जिन वस्तु को रगड़ रहे हैं उस पर क्या होगा प्यारे साथियों, धनावेश। जैसे मार्कर पेन प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक को बाल से रगड़ देते, बाल हमारा रेशम है तो क्या होगा इसमें, ये अब इस पे ये प्लास्टिक है, इस पे ऋणावेश होगा। इसका मतलब जब बाल, मतलब प्लास्टिक को रेशम से रगड़े, मतलब बाल से रगड़े तो बाल अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो बाल पे हो जाएगा धनावेश, इस पे हो जाएगा प्यारे साथियों ऋणावेश। इसको अब आपको यहां कार्यफलन वर्क फंक्शन का झमेला ही खत्म हो गया। बस आप 2 चीज देखो, कांच को, प्लास्टिक को, कांच को कौन से रगड़ दें, किसी से भी रगड़ दें, कांच पे धनावेश, प्लास्टिक रगड़ दें, प्लास्टिक ऋणावेश। कांच से रगड़ने पर धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन प्यारे साथियों ले रहा है।
अगर इसका ट्रिक पता हो जाए तो और आसानी हो जाएगी आपको याद करने में, तो हम ट्रिक आपको बताते हैं। आइए, ट्रिक क्या है? विफला कारेल पे गए, विफला कारेल पर गए, ये वाला ये लिखें। तो बी मतलब बिल्ली की खाल, फा मतलब फनालेन, ला मतलब लाख, का मतलब कांच, रे मतलब रेशम, ला मतलब लकड़ी, पे मतलब प्लास्टिक, गा मतलब गंधक और ए मतलब एबोनाइट। अगर आप ये ट्रिक याद कर लिए तो आपको पूरी स्थिर वैद्युत श्रेणी याद हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज आ गई। इसी के साथ प्यारे साथियों आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगला जो वीडियो का डिटेल होगा वो आपको हम कल बताएंगे। अगर आपको हमारा प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें। और इसमें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फिजिक्स की थ्योरी को आपको हम देंगे और एनसीईआरटी का एक एक अंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगे। जय हिंद साथियों।